हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज हम लोगों का एवरेज चैप्टर का पार्ट 2 है जिसे हम करने वाले हैं। तो सभी को गुड इवनिंग है जी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के अंदर एक अलग ही लेवल का एनर्जी लेवल होगा इस टाइम पर, और आप लोग एक अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के एग्ज़ाम में, और लगभग अगर मैं कहूँ तो अ, फरवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम है ना, 20 फरवरी से स्टार्ट है आई थिंक। तो अप्रोक्सीमेट अगर कहें तो आपके पास भाई दिसंबर, तो 20 दिन दिसंबर के मान लो, और जनवरी और फरवरी, यानी कि 2 ढाई महीने आपके पास हैं। और 2.5 महीने एक अच्छी तैयारी के लिए काफ़ी हैं। अब लगभग 15 से 20 दिन के बीच में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं। फिर बचेंगे आपके पास कंप्लीट 2 महीने, और वो 2 महीने आपको कैसे इन्वेस्ट करने हैं ये आपको डिसाइड करना है। आपके सिलेक्शन तक कोई नहीं जाता साथ, फाइनली आपको अकेला जाना है। एक टाइम पर आकर टीचर्स वगैरह सब रुक जाते हैं। ये कड़वा सत्य है जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। टीचर्स भी आपको, आपकी जो मेंटरशिप है वो एक टाइम पर आकर रुक जाएंगे। भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम लोग रेगुलर मिलना बंद हो जाएंगे आपसे, है ना। तो फिर तो आपको खुद ही देखना है कि 2 महीने आपके पास बचे हैं। इन 2 महीनों को 15 दिन बनाना है, या इन 2 महीनों को 4-5 महीने आपको बनाना है अपनी तैयारी से। और जी जान लगा दो यार। पता है क्या है, हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, पूरी लगन से मेहनत करते हैं, फाइनली सिलेक्शन हो जाता है ना, तो एक रिलैक्स वाला फील आता है कि यार बढ़िया रहा, मैंने 2 महीने जी जान लगा दी, मैं भूल गया दुनियादारी। तो ये मानो अब नई साल आने वाला है, भूल जाओ, आपकी नई साल जो है ना वो एग्ज़ाम के बाद आएगी। ये चीज़ें कहने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको अप्लाई करते हैं ना तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और उसके बाद फिर अपना वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वेरी कट ऑफ के बारे में अभी मत सोचो कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, उसकी कट ऑफ। अब ये झूठी तसल्ली होती है बच्चे। देखो, मैं साफ साफ कहता हूँ आपसे, मैं कहने लगूँ सीआईएसएफ कितनी रहेगी, बीएसएफ इतनी रहेगी, सीआरपीएफ इतनी रहेगी, आईटीबीपी इतनी रहेगी, मुझे पता है कि मैं भगवान हूँ। खुद सोचो तुम, मैं हूँ या कोई भी कट ऑफ बता रहा हो, भगवान है क्या कि एग्जाम होने से पहले कट ऑफ बता दे और आप तसल्ली में बैठ जाओ, हाँ इसने बता दिया अब इतनी लगेगी। कोई भी नहीं बता सकता। आप अपनी मेहनत करो ना भाई, क्यों खामा खा उस पे आप जा रहे हो। रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। कुछ भी। चलो ठीक है, चलते हैं भाई। कल एक एवरेज की क्लास हम लोगों की हो चुकी थी, आज अपना टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। जरा ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, जिसमें कुछ नंबर मिस हो जाता है या कुछ नंबर वो बाहर निकाल देता है, और आपको मतलब कुछ इसमें ये मिसलेनियस टाइप आप कह सकते हो। ये 2 3 4 क्वेश्चन थे, मैंने इनको एक टाइप बना दिया अलग से। तो जल्दी से आप देखेंगे, 12 संख्याओं का जो माध्य है वो 25 है। माध्य यानी कि एवरेज ही होता है। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो उनका माध्य 22 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी, बताओ। आप लोग अभी एक क्लास और होगी आपकी, कल भी आपकी जो एवरेज की क्लास है होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और अगर ना भी हुआ तो एक क्लास और कर लेंगे। वैसे कल हो जाना चाहिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट, है ना। तो जितना मैंने टारगेट आज का लिया है, अगर वो टारगेट आज पूरा हो गया तो कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर देखेंगे। चलिए देखो एक बार कि 12 संख्याओं का एवरेज औसत जो है वो 25 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो उनका एवरेज 22 हो जाता है। मैंने आपको एक बात बताई कि जहां भी आपको एवरेज दिया होगा, तुरंत क्या निकालना है आपको, योग निकालना है, तुरंत सम निकालना है। कल सिखाया था बच्चे ये आपको कि अगर उसने बोला है कि 12 संख्याओं का माध्य 25 है, तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा, 12 गुणा 25। तुरंत आपने योग निकालना है जहां भी
एवरेज दिया होगा। सवाल थोड़ा आसान आपका बनता चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ 12 गुणा 25 कितना होगा? 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, यानी कि 12 संख्याओं का जो योग है वो होगा 300। अब सवाल बोलता है कि इनमें से ना एक संख्या निकल गई, तो जो संख्या बची है, कितनी बची है? बच्चे अगर 12 संख्या थी और एक संख्या निकाल दी जाती है तो बचेंगी कितनी? 11 संख्या बचेंगी। और उसने कहा कि जो बची संख्या है उनका एवरेज 22 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, 12 संख्याओं का योग कितना था? 300। अगर मैं एक संख्या निकाल दूं, सपोज मैंने कहा वो संख्या ए है, मान लो ए है वो संख्या, तो अगर 300 में से वो संख्या माइनस कर दूं तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी बचेंगी? संख्या बचेंगी 11। भाई 12 संख्या थी, एक संख्या अगर आप निकाल देते हो तो संख्या बचेंगी 11, और 11 का औसत 22 है, तो 11 का योग कितना होगा? 11 गुणा 22, ये 11 का योग हो जाएगा। बस यहां से ए का मान निकाल दो आप। 300 माइनस ए बराबर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24। तो ये ए उधर जाकर प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 242। भाई 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, तो आपका आंसर कितना होगा? आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं अगेन कहता हूं कि जहां भी आपको एवरेज दिखे तुरंत आपने योग निकाल देना है, तुरंत आपने योग निकाल देना है। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल आपको मैं देता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी देता है बहुत ज्यादा। यदि 3 अंकों की संख्या है 335, 2x5, x35 और 6 3x, और पांचवी संख्या है आपकी 406, और इन सभी का जो एवरेज है वो कितना है? 411। तो कह रहा है x-1, x-3, x+3 और x+5 का एवरेज। वो तो बाद की बात है, यहां से लेकर यहां तक का सवाल तो बाद का है। पहले तो हमें x का मान निकालना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा फिर से पढ़ते हैं, मजा आएगा। एक बार फिर से पढ़ो। सवाल ने कहा कि भाई आपके पास 3 अंकों की संख्या है, कौन कौन सी हैं? बच्चे एक बार देखो, एक तो ये रही 335, गिनते हैं ना कितनी संख्या है? 335, एक ऐसे काउंट करो, एक। 2x5 2 हो गई, x35 3 हो गई, 6 3x 4 संख्या हो गई, और 406। टोटल कितनी संख्याएं हो गई आपके पास? 5 संख्याएं हुई कि नहीं? बच्चे आपके पास टोटल कितनी संख्याएं हुई? आपके पास संख्या हुई 5, और 5 संख्याओं का एवरेज कितना है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर 411। 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 411। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 5 संख्याओं का एवरेज 411 है तो प्यारे बच्चों 5 संख्याओं का योग कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 5 संख्या है और एवरेज अगर 411 है तो 5 गुणा 411। भाई संख्याएं गिनी थी ना हमने, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। उसने बोला एवरेज औसत 411 है, और अगर एवरेज 411 है तो मैंने कहा तुरंत क्या निकालना होता है? योग निकालना होता है, और योग हो जाएगा 5 गुणा 411। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। अरे भाई आपके पास आ गया 2055। ये योग है, ये सम है किसका? इन संख्याओं का। तो भाई इन संख्याओं को जोड़ना शुरू कर दो। 335, 2x5 और x35 और 6 3x और 406। अब इन संख्याओं का जो योग आया है वो आया है 2055। अब यहां यूनिट डिजिट काम आएगा। हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखते रहो, ये एसएससी ने नया सवाल बनाया है पिछले 1-2 साल में, तो हो सकता है एवरेज से ऐसा ही सवाल बन जाए। हर सवाल को जब भी जिसको भी मैं कराऊं
आपको यही सोचकर चलना है कि यार ये सवाल बन गया तो क्या होगा, ये सवाल बन गया तो क्या होगा, ये सोचकर चलोगे ना, मैं कह रहा हूं कोई सवाल छूटेगा ही नहीं है आपसे। बस हर सवाल हर टाइप पर ये सोचो यार ये बन गया तो क्या होगा, तो मुझे ये कंप्लीट करना है सवाल। किसी को भी अगर आप थोड़ी सी कम वैल्यू दोगे और वही बन गया तो आपके लिए फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, है ना बच्चे। तो आप मुझे बताओ 3 अंकों की कितनी संख्या थी, 5, और 5 संख्याओं का एवरेज कितना था, 411। तो मैंने योग निकाल दिया, आ गया 2055। ये योग है कौन कौन सी संख्या का, जो ये दी हुई है। तो मैंने इनको लिखा और मैंने नीचे लिख दिया 2055। अब जरा यहां जोड़कर देखते हैं भाई, 5 10 15, 15 और 6 21। अब x की जगह क्या होगा कि यहां यूनिट डिजिट 5 आ जाए। भाई यूनिट डिजिट से चलते हैं हम लोग, 5 10 15, 15 और 6 21, 21 और x की जगह मैं क्या रखूं, x की जगह मैं 4 रख दूंगा। भाई 5 10 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, तभी तो यहां 5 आएगा भाई, है ना, तभी तो यहां 5 आएगा। तो आपको हर 4 x की जगह 4 रखना है, फिर जितना भी x है सबकी जगह 4 रखना है। और आप देखो कि भाई आपका पूरा जो योग आएगा वो 2055 बन जाएगा। बात क्लियर हुई ना, कि यहां 5 10 15 और 6 21, 21 प्लस x था। अब x की जगह मुझे कुछ रखना था कि यहां 5 बन जाए यूनिट डिजिट, वो यहां लिखते हैं ना एक संख्या, तो मैंने कहा भैया 4 मान लो। तो 21 और 4 कितना हो गया, 25, 25 का कितना 5, हासिल का 2, हासिल का 2 यहां लिख दो। 3 और 4 7, 7 3 10, 3 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हासिल का 1। आगे आ जाओ, 3 2 5 4 9 6 15 और 4 19, 19 और 1 20। देखो पूरा बन गया ना 2055, पूरा बन गया। तो मतलब कि x की जो वैल्यू है वो कितनी मिली आपको, 4 मिली, और फटाक से मिल जाएगी आपको, कोई ज्यादा इसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट डिजिट देखेंगे तुरंत आपको x की वैल्यू मिल जानी है। अब आपसे कह रहा है x-1, तो 4 में से 1 गया 3, x-3, 4 में से 3 गया 1, x + 3, 4 और 3 7, और x + 5, 4 और 5 9। आपको इन संख्याओं का एवरेज बताना है, बस बता दो जल्दी से। एवरेज क्या होगा, इन सभी को जोड़ देंगे, 3 + 1 + 7 + 9, और कितनी संख्या है 4, 3 और 1 4 7 11, और 9 20/4। यानी कि आपका जो आंसर है कितना आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया 5। हो गया सवाल, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस सवाल को देखेंगे जरा। यहां आपको थोड़ा सा रेशियो चैप्टर का तड़का लगा दिया, थोड़ा सा रेशियो चैप्टर का तड़का है बस। यस, बिल्कुल सही है। आबिद, सचिन, उपकार, जय कुमार, राज, आकाश, विक्रम, आजाद, विपिन, अमित कुमार, निशा झा, जयवीर, अमनदीप, भूपेंद्र, सभी का बिल्कुल ठीक है। चलो, 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 है। जहां भी ऐसा देना, सवाल को बाद में पढ़ो, पहले क्या करो, पहले आप योग निकाल दो। तो 3 संख्याओं का औसत 50 है, क्या करना है आपको, चाबी भर दूंगा आप में और आप तुरंत कहोगे सर योग निकाल दो। यस, पहली संख्या दूसरी का डबल है, दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुनी है। ये रेशियो निकालना तो आप जानते हैं परसेंटेज के जमाने से और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जमाने से। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस क्या होगा, पहले आपको क्या करना है, 3 संख्याओं का औसत अगर 50 है तो बच्चों 3 संख्याओं का योग कितना होगा, आप कहेंगे 3 × 50 होगा सर, ये होगा 150। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे चलो, उसने कहा पहली संख्या दूसरी का डबल है और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। चलो तीनों संख्याओं का रेशियो बनाते हैं थोड़ा सा। भाई ए बी सी मैंने वो 3 संख्या मान ली, उसने कहा पहली जो संख्या है वो दूसरी का डबल है। प्यारे बच्चों, अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या क्या होगी, उसका डबल। अब कहता है कि दूसरी जो संख्या है वो
तीसरी का 3 गुना है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 1 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 3 गुना होगी, यानी कि 3 होगी। बस अब तो रेशियो बनाना आप जानते हो ना, ये स्पेस खाली है तो 1 लिख देंगे और ये वाला स्पेस खाली है तो 2 लिख देंगे। जरा बच्चों गुणा करना, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। पहली संख्या दूसरी का 2 गुना कहां हुई है, नहीं, पहली संख्या दूसरे का 2 गुना है और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, दूसरी का 2 गुनी है। अच्छा सॉरी, ये 3 लिखा जाएगा ना, यहाँ 3 लिखा जाएगा, तभी तो मैं कहूं यहाँ डबल हो ही नहीं रही है। अब ठीक है, 6-3-1 आपका रेशियो बिल्कुल ठीक है, बस मत टाइप करो, मत करो, आ गया। ठीक है, तो अब यहां मैं क्या इसको ऐसे कह सकता हूं, 6R 3R और 1R। रेशियो के जमाने में सीखा था ये 300 साल पहले हम लोगों ने। अब मैं जानता हूं कि इन तीनों का जो योग है वो बच्चे कितना है, वो है 150। और आप जानते हैं योग कितना होगा, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10R बराबर कितना है, 150। तो 0 से 0 गया प्यारे भाई, R कितना आ गया, R आ गया 15। आपसे क्या पूछा है उसने, आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, डिफरेंस पूछा है। तो भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, जरा यहां से देखकर बताओ मुझे। आप कहेंगे सर अंतर होगा 5R। तो 5R का मतलब कितना होगा, 5 गुणा 15, यानी कि 75 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई स्पीड कुछ भी नहीं है, वही स्पीड चल रही है जो हम शुरू से चलते आ रहे थे, है ना। नहीं लगा ना आपको तनकवी के भाई सर ने स्पीड बढ़ा दी है, बढ़ेगी ही नहीं भाई, मीटर खराब हो रखा है मेरी स्पीड का, तो वो इतना ही चलेगा। बात क्लियर हुई ना, कितना आ गया, 75 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं आगे थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ। चलो बच्चों, ये सवाल एक बार आप पढ़ो, जो कर सकते हैं वो ट्राई करो, और जो नहीं कर सकते हैं उनको मैंने क्या काम दिया हुआ है, सवाल को पढ़ने का, बार बार सवाल को पढ़ो, है ना। तो 4 पदों का औसत है 30, ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले योग निकाल देंगे। पहला पद जो है वो शेष पदों के योग का 1/3 है, शेष पदों के योग का 1/3 है। पहला कार्यकाल, पहला पद, कार्यकाल नहीं सॉरी, पहला पद क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या होगा। बताओ भाई। देखेंगे एक बार, सवाल है 4 पदों का जो औसत है वो 30 है। अगर औसत दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अगर औसत दिखाना बच्चा क्या बोल रहा है ऊपर, ये समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर चलो। अरे इतना भी ऊपर क्यों जा रहा है भाई, नीचे आ जा। आ जा नीचे, शिवम तो भी सस्ता ही है। चलो, 4 पदों का औसत कितना है, 30, तो बच्चे योग कितना होगा, 4 गुणा 30। ठीक है, तो 4 गुणा 30 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120। तो 4 पदों का औसत अगर 30 है तो योग कितना होगा, 4 गुणा 30 यानी कि 120। अब आपको देखो, मैं ये सवाल दो तरीके से कराऊंगा, दो तरीके से सवाल कराऊंगा या एक से ही कराऊं, चलो दो से कराता हूं। वो कह रहा है पहला जो पद है ना वो शेष पदों के योग का 1/3 है, शेष पदों के योग का। अब अगर मैं वो 4 पद मान लेता हूं, ए बी सी और डी, मैंने मान लिए 4 पद ए बी सी डी। उसने कहा कि पहला जो पद है यानी कि जो ए है वो शेष पदों के योग का 1/3 है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी। भाई शेष पद तो यही हो गए और इनके योग का कितना है, 1/3 होगा।
कितना होगा प्यारे बच्चों? 1/3 होगा, है ना। तो आप यहां से कह सकते हो कि भाई 3 अगर इधर आ गया तो B प्लस C प्लस D क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3A। कितना हो जाएगा? 3A। और ये जो 120 है ये योग है ना चारों पदों का, यानी कि जो ये है ये A प्लस B प्लस C प्लस D दिया हुआ है आपको, है ना भाई। यहां नीचे लिख दूं मैं A प्लस B प्लस C प्लस D आपके पास क्या है? 120। 120 है। अगर मैं B प्लस C प्लस D की जगह ये लिख दूं 3A, तो क्या मिलेगा? A प्लस 3A, है ना। BCD की जगह 3A लिख दिया, बराबर 120। तो 4A बराबर क्या हो जाएगा? 120। तो यहां से A कितना आ गया? A आ गया 120/4, यानी कि आपका आंसर है 30। बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही पद उसने पूछा था। ये है तरीका नंबर 1। ये है तरीका नंबर 1। चलते हैं तरीका नंबर 2 पर। नहीं करना आपको ऐसे भाई, ये तो बुक में ही देख लेंगे, ऐसा तरीका करना होगा तो सर फिर हम क्लास ही क्यों करें? अगर ऐसा तरीका देखना है तो बुक से ही ना देख लें फिर। चलो देखो, उसने कहा 4 पदों का जो औसत है वो है 30। मैंने कहा अगर औसत 30 है तो योग बताओ। आप कहेंगे सर योग हो जाएगा 4 गुणा 30। औसत से संख्या को गुणा कर दिया। जिन बच्चों ने कल की क्लास का रिवीजन किया होगा उन्हीं को आज की क्लास समझ में आ रही होगी। जो पहली बार इस क्लास में आए हैं ना, थोड़ा सा उनको डिस्टरबेंस रहेगा भाई। अब तो नए नए बैच एक्टिवेट होने लग गए हैं, नए बच्चे आने लग गए हैं, तो हो सकता है वो बच्चे भी आपके साथ जुड़ने लगे हों, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। बच्चे आप लोगों की क्लास कल से शुरू होगी, है ना, जो नए बच्चे हैं आप में से, क्योंकि कोर्स एक्टिवेट तो सभी का हुआ है। तो 4 संख्याओं का योग निकाल दिया 120। उसने कहा पहला पद शेष पदों के योग का 1/3 है। बच्चे मैंने ये 1/3 लिख दिया, है ना। तो पहला पद शेष पदों के योग का 1/3, अगर मैं कहूं कि जो ये 3 है ये शेष पदों का योग है, शेष पदों का योग, शेष पदों का योग है ये, है ना, तो ये पहला पद हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये होगा सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म, ये सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म होगा 3। तो सभी का अगर मैं जोड़ूं तो 3 और 1 4। भाई पहले को और शेष को अगर मैं सभी को जोड़ता हूं तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 120। तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना होगा? 120/4। भाई 120/4 कितना कहेंगे सर? 30। आपसे पूछा है पहला पद। प्यारे बच्चों पहला पद तो 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 30 आप निकाल चुके हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। सर जी हम नए बैच से हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी समझने की। कल से आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी। राहुल सर सुबह आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है भाई। चलो बात क्लियर हुई ना यहां पर। तो आप कहेंगे सर 30 होगा जो पहला पद होगा। चलिए एक सवाल और देता हूं आपको मैं, जरा ये सवाल करना जल्दी से। अब कौन इसका आंसर बताएगा? मैंने इस सवाल में टाइम दिया है, मुझे आंसर चाहिए, नहीं तो कुटाई कर दूंगा, देख लो तुम। आप जानते हो 2-3 बार मैंने की हुई भी है आपकी कुटाई कैमरे से घुसकर। तो नए बच्चों मैं बता रहा हूं कि पुराने बच्चों में से कई बच्चों की कुटाई हो चुकी है कैमरे से घुस के। तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं ये बात। चलो ठीक है। वो कह रहा है 6 संख्याओं में प्रथम 5 का जो योग है वो छठी संख्या का 7 मुना। 7 मुना क्या होता है? ये 7 मुना होता है कुछ भी नहीं, 7 गुना होगा। क्या होगा? 7 गुना होगा। छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो भाई छठी संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ क्या होगी छठी संख्या। बच्चों एक बात बताओ, संख्या कितनी है? 6, और 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 6 संख्याओं का एवरेज 136 है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो योग निकालना है। बच्चे 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 6 गुणा 136, यानी कि 6 छिंग 36 हासिल का 3, 6 तिया 18 और 3 21 हासिल का 2, 6 एकम 6 और 2 8। तो बच्चों ये आ गया योग।
क्या आ गया भाई? ये आ गया योग। अब सवाल ने बोला है क्या? सवाल ने बोला है जो पहली 5 संख्याओं का योग है ना, वो छठी संख्या का 7 गुना है। अगर मैं यहां एक साइड लिख दूं कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, और एक तरफ लिख दूं छठी संख्या, छठी संख्या। अब एक बार रेशियो बताना मुझे जल्दी से, अब आप समझ जाएंगे। ये तो हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और ये हो गया 6th नंबर। उसने कहा कि प्रथम 5 का जो योग होगा ना, वो छठी का 7 गुना है। बच्चे अगर मैं छठी संख्या को 1 यूनिट मान लूं तो पहली 5 का योग कितना हो जाएगा? वो 7 यूनिट हो जाएगा। ऐसा ही बोला है सवाल ने कि नहीं बोला है? उसने कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का जो योग होगा वो छठी का 7 गुना है। तो भाई मैंने एक तरफ लिखा प्रथम 5 का योग और एक तरफ लिखा छठी संख्या। तो अगर मैं छठी संख्या को 1 यूनिट मान लूं तो प्रथम 5 का योग हो जाएगा 7 यूनिट। उसने बोला है 7 गुना। और सभी का योग अगर मैं करता हूं तो 7 और 1 8 यूनिट, और 8 यूनिट का मान कितना है? योग 816। तो बच्चे आप कहेंगे 1 यूनिट का मान होगा सर 816/8, यानी कि 8 एकम 8 जीरो और 8 दूनी 16, 1 यूनिट का मान। फिर कहता है छठी संख्या बताओ। अरे वो तो 1 यूनिट का मान ही पूछ रहा है, तो 1 गुणा 102, यानी कि आपका जो प्यारा सा आंसर आएगा ना, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी क्लियर है सर। चलते हैं आगे, टाइप को करते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा चेंज। हाँ, अब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। ये इस टाइप में केवल 2-3 ही क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपकी ना दिमाग की बत्तियां थोड़ी सी ये डिस्टर्ब करेगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स करो 10 सेकंड, फिर शुरू करते हैं इस टाइप को। चलो देखते हैं भाई। सवाल सॉरी कॉन्सेप्ट क्या है, आप मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा यहां 20 है, मुझे बराबर 0 चाहिए, मुझे बराबर 0 चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ूं मैं कि बराबर 0 आ जाए? कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, डरो मत, आसान है, बहुत आसान है, मगर सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने लिखा 20, मैं 20 में क्या जोड़ दूं कि बराबर 0 मिल जाए? मैं 20 में क्या जोड़ दूं कि बराबर 0 मिल जाए? तो आप कहेंगे कि सर 20 में ना आप क्या करो, आप ना माइनस का 20 जोड़ दो। तो क्या होगा सर? ये होगा 20 माइनस 20 यानी कि 0। अगर मैं यहां लिखूं 98 माइनस का और मुझे बराबर 0 करना है, तो बच्चे 98 में मैं कितना ऐड करूं कि 0 बन जाए? तो आप कहेंगे सर यहां माइनस का 98 है ना, तो यहां प्लस का 98 कर दो। तो -98 + 98 0 बन जाएगा। अब धीरे से मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लाता हूं। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट है अब जो आएगा। यानी कि आप एक बात समझे कि अगर मुझे किसी संख्या को 0 बनाना है तो जितनी वो संख्या प्लस में है उतनी संख्या माइनस में ऐड कर दो। अगर कोई संख्या माइनस में दी हुई है तो उतनी ही संख्या प्लस में ऐड कर दो। आपका जो सम है वो 0 बनता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना कि अगर 0 बनाना है तो एक साइन प्लस एक साइन माइनस, संख्या सेम रहनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा एक संख्या यहां पर लिख दी 18, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ए मैंने लिख दिया लेट सपोज, और यहां मैंने लिख दिया बी सी और डी। कितनी संख्या है? आप कहेंगे सर 3 संख्या है। बच्चे अगर मुझे इन सभी का योग 0 बनाना है तो बी सी डी का टोटल योग कितना होगा? अब आप यहां सोचकर मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ए का मान है 18, एक संख्या है, और यहां लिखा बी सी और डी 3 संख्या, और मैंने कहा इन सभी को जोड़ करना मुझे 0 चाहिए,
तो बी सी डी तीनों का कुल योग, टोटल सम कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर वेरी सिंपल है ना, अगर ये 18 है ए, तो इन तीनों का जो टोटल योग है ना सर वो माइनस का 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर वो माइनस का 18 होना चाहिए। सर ये अकेली संख्या प्लस 18 है और ये तीनों संख्या मिलकर माइनस 18 है, तो सर 18 माइनस 18 सर 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है ना ये तो। चलो थोड़ा सा आगे फिर चलता हूं मैं आपको लेकर, अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं आए, अब आने वाले हैं कॉन्सेप्ट पे। मैंने आपसे कहा कि पांच संख्याओं का पांच संख्याओं का पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का जो औसत है वो 0 है। पांच संख्याओं का औसत है 0। तो कितनी अधिकतम संख्याएं, कितनी अधिकतम संख्याएं, कितनी अधिकतम संख्याएं, कितनी अधिकतम संख्याएं शून्य से कम हो सकती हैं, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 0, then the maximum possible number which can be less than 0, जो शून्य से कम होंगी। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं बताऊंगा, ये है असली कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूं आपको, कि अगर पांच संख्याओं का औसत 0 है तो कितनी अधिक से अधिक संख्याएं जो हैं वो 0 से कम हो सकती हैं। 0 से कम क्या होता है? माइनस होता है। 0 से कम क्या होता है? माइनस होता है। बच्चे जब भी ऐसा सवाल आए तो अधिकतम पूछिए ना, उसने अधिकतम अधिकतम पूछा है। तो बच्चे एक पांच संख्या है ना, एक संख्या अलग कर दो और चार संख्या अलग कर दो, ये अधिकतम वाली संख्या हो जाएंगी। और अगर मैं आपसे कहूं भैया ये अधिकतम संख्या अगर माइनस में है, इन चारों संख्याओं का योग अगर माइनस में है, मैंने कहा ये माइनस का ए है, इन चारों संख्याओं का योग, तो एक संख्या ऐसी होगी जो प्लस का ए बना रही होगी और ये दोनों जुड़कर 0 बना देंगी। यानी कि आपको दी गई है पांच संख्याएं और बोला है औसत 0 है, और आपसे कह रहा है कि कितनी अधिकतम संख्याएं मैं 0 से कम कर सकता हूं, और औसत 0 है। औसत 0 का मतलब क्या होता है बच्चे? योग भी 0 होगा। भाई औसत 0 का मतलब है योग भी 0 होगा। तो चार संख्या आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, चार से ज्यादा नहीं ले सकते हो, पांच तो टोटल ही है। एक संख्या तो आपको ऐसी रखनी है जो इन चार संख्याओं के योग को जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन ले रही होगी। मैंने आपसे कहा कि अगर इन चार संख्याओं का जो योग है, इन चार संख्याओं का योग -140 है, तो एक संख्या ऐसी होगी जो प्लस का 140 ले रही होगी और इन दोनों को जोड़कर 0 बनेगा। तभी मेरी ये कंडीशन पॉसिबल होगी, तभी मेरी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। अब ये तो रहा एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं जिसको आपको लगाना है और चलना है आगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता था, लेकिन नहीं, ये भी बताना जरूरी है, आपके सर में थोड़ा सा दर्द करना जरूरी है ना। तो चलो अब मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं। कॉन्सेप्ट है क्या, है ना? अगर आपसे कहे कि n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत 0 है, तो अधिकतम कहे या न्यूनतम कहे, यानी कि मैक्सिमम कहे या मिनिमम कहे, अधिकतम या न्यूनतम संख्या जो होंगी 0 से कम, शून्य से कम आपसे यही कहेगा, या शून्य से ज्यादा, शून्य से कम कहेगा या शून्य से ज्यादा कहेगा, शून्य से ज्यादा कुछ भी कह सकता है ना। कि आपसे कहेगा अधिकतम, सॉरी न्यूनतम वर्ड नहीं जोड़ेगा, अधिकतम ही जोड़ेगा। न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है, तो अधिकतम ही वर्ड जोड़ेगा, न्यूनतम वर्ड नहीं जोड़ेगा वो। तो अधिकतम संख्या शून्य से कम या शून्य से ज्यादा,
आपको दो तरह के सवाल बना के देगा कि n संख्याओं का औसत 0 है तो अधिकतम संख्या जो शून्य से कम होंगी या फिर अधिकतम संख्या जो शून्य से ज्यादा होंगी। मैक्सिमम नंबर ग्रेटर देन 0 और मैक्सिमम नंबर लेस देन 0। हमेशा ऐसे सवालों का जो आंसर होगा ना वो n-1 होगा। ये आप बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, हमेशा n-1 होगा। n संख्याओं का औसत 0 है, कितनी भी n की वैल्यू लिख दे वो, और आपसे कहे अधिकतम संख्या बताओ जो 0 से कम होंगी लेस देन 0, या मैक्सिमम नंबर बताओ जो 0 से ज्यादा होंगे, हर केस में आपका आंसर n-1 होगा। न्यूनतम वर्ड नहीं जोड़ेगा, वो मैक्सिमम ही रखेगा। न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो चलो अब जैसे ये सवाल बताओ आप मुझे जल्दी से। अब इसका आंसर तो बिना पेन उठाए आप कह सकते हो कि सर ये इसका आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे। जल्दी से प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा। क्लास की रुक गई है क्या? बच्चा क्यों बोल रहे हैं फिर? लाइव स्टॉप हो रहा है, ये बच्चे इतने सारे क्यों कहेंगे भाई? फिर अपने फोन में ओपन करके देखना एक बार। एक मिनट बच्चे, मैं चेक करा रहा हूं आपको, अगर कोई दिक्कत आपकी क्लास में हुई है तो, है ना। अगर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार प्यारे बच्चों मुझे थम्स अप करके बता दो आप लोग कि सर ठीक है सब कुछ, बाकी परेशानी आपको ना हो, है ना। एक बार मुझे ना थम्स अप करके आप लोग बता दो कि सर सब ठीक है, लाइव क्लास बढ़िया चल रही है, आप बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? सही चल रहा है ना? चलो हाँ ठीक है, लाइव चलता रहा है बच्चों, हमारे फ़ोन में तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो थोड़ा बहुत बीच में बफ आया होगा एक आध सेकंड के लिए, है ना, वो थोड़ा सा चलता है, दिक्कत है ना। चलो हाँ, वो थोड़ा सा एक आध सेकंड का आया होगा। चलो देखो, उसने कहा 48 संख्याओं का औसत 0 है, तो 48 क्या हो जाएगा? n। उसने कहा अधिकतम कितनी संख्या मैं शून्य से अधिक रख सकता हूं। आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? n-1, यानी कि 48-1 आपका आंसर होगा 47। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जरा इस सवाल का उत्तर बताओ, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे मुझे क्या होगा। बच्चा सवाल क्या है कि 27 संख्याओं का जो औसत है वो है शून्य, 0। तो उनमें से अधिकतम, आउट ऑफ देम हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0, शून्य से ज्यादा कितनी संख्याएं हो सकती हैं बच्चे? यहां हमारे पास n कितना है? 27। तो आपका आंसर क्या होगा? n-1, यानी कि 27-1 आपका आंसर आ जाएगा 26। यानी कि 26 संख्या 0 से ज्यादा हो सकती है, और एक संख्या ऐसी होगी जो 26 संख्याओं का जो योग आएगा ना उसका अपोजिट साइन ले रही होगी और 0 बना देगी। इसीलिए मैं एक माइनस करता हूं, एक संख्या को मैं रिजर्व रखता हूं ऐसी जो 26 संख्याओं का जो सम आएगा, जो योग आएगा, उसका अपोजिट साइन लेगी और सभी को 0 बना देगी। इसीलिए मैं एक संख्या रिजर्व में रखता हूं। तो आपके पास 26 संख्या जो होंगी प्यारे बच्चों वो शून्य से ज्यादा हो सकती हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सभी का 26। चलो कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा देता हूं। कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं आपको, 4-5 डायरेक्ट बन जाते हैं सवाल कभी कभी। तो फॉर्मूले बेस्ड 4-5 फॉर्मूले हैं, वो एक बार देख लो कैसे। भाई आपसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। बच्चे इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो बच्चे क्या लिखेंगे आप लोग? आप लिखेंगे n+1/2।
क्या होता है, n+1/2। दूसरा, प्रथम n समप्राकृतिक समप्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर, सम मतलब इवन, वो क्या होता है, वो होता है आपका n+1। क्या होता है, वो होता है आपका n+1। तीसरा फॉर्मूला है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड, विषम का मतलब है ऑड नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स वो n ही होगा। जितनी संख्याएं कहेगा उतना ही आपका एवरेज होता है। चौथा फॉर्मूला क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे कहेगा बताओ प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए n+1, 20+1 21, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, है ना। तो ठीक है, फोर्थ आपका क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बच्चे ये होता है आपका n+1 और 2n+1/6, n+1 2n+1/6। और पांचवा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला होता है आपका क्या, ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्यूब का। ये क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर और बाई n, ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये अलग है ना, n+1/2 का होल स्क्वायर और बाई n, ये घन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। ये 5 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे बनते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, अभी सवाल भी है मेरे पास। ये नया टाइप की चीजें हैं, मतलब नया टाइप आप इसे कह सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मैं रिपीट करा देता हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज नेचुरल नंबर का औसत, कुछ भी कहेगा तो आपका आंसर आएगा n+1/2। प्रथम n सम प्राकृतिक इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज n+1। फिर आपसे कहेगा प्रथम n विषम प्राकृतिक का एवरेज, दैट विल बी n, ओनली n। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वो आएगा n+1 2n+1/6। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्यूब का सम, एवरेज, वो होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर और बाई n। ठीक है भाई, तो चलो एक सवाल देख लेते हैं कुछ, जरा ये सवाल करके बताना मुझे जल्दी से, प्यारे भाई आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में अगला टाइप पढ़ेंगे, सक्सेसिव नंबर, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं, मजा आएगा उसमें, तो मैं कह रहा हूं आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ज्यादा दिमाग लगता ही नहीं है। अभाज्य संख्याओं का औसत का कोई फॉर्मूला होता है सर, कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको वो पर्टिकुलर अभाज्य संख्या निकालनी होती हैं और फिर आपको उनका एवरेज निकालना होता है।
n इंटू एन प्लस वन होगा ना सर। बच्चे n इंटू एन प्लस वन तो योग होता है, मैं आपसे एवरेज पूछ रहा हूं, तो n से डिवाइड नहीं करोगे आप? बताओ कि नहीं बताओ। देखो सवाल है प्रथम सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ये एसएससी का आया हुआ सवाल है बच्चों। यहां n कितना है मेरा? n है 7। n कितना है? n है 7। वो कह रहा है वर्गों का औसत, और वर्गों के औसत का फॉर्मूला हम जानते हैं n प्लस वन और 2n+1 बाई 6। n की जगह 7 रखेंगे तो 7 और 1 8, और 2 सत्ते 14 और 1 15 बटे 6। तो कितना आएगा? 15 अट्ठे 120 बटे 6। तो आपका आंसर आएगा 20। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्यूब का एवरेज बताना है। बच्चे कुछ इस प्रकार की संख्याएं, ये a का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे कर करके 7 का क्यूब, और आपसे कहेगा इनका एवरेज बताओ, और बटे आपको 7 करना पड़ेगा। अब 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का घन करोगे, फिर जोड़ोगे और फिर 7 से डिवाइड करोगे। या तो आप ऐसे करो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आप बड़े आराम से कह सकते हो बाय फॉर्मूला n बराबर कितना है? 7। तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर और बाई n। n क्या है? 7। तो 7 गुणा 8/2, और n कितना है? n है 7। तो 2 चौके 8, 7 चौके 28 का स्क्वायर बटे 7। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर होता है प्यारे भाई 784 बटे 7। तो ये जाएगा आपका 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा सभी का? बिल्कुल सही आ रहा है 112। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। अब यहां से वो 7 की जगह ना 20 भी लिख सकता है। चलो 7 तक की संख्याओं को तो आप वर्ग निकाल सकते हो, अगर वो कह दे 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, हालत खराब होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बढ़िया है, कुछ फॉर्मूलेज भी आप याद कर लो। 5 ही तो फॉर्मूले लिखवाए हैं, पेज में लिख के सामने चिपका लो, 2 दिन में याद हो जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। ये सवाल करो जल्दी से, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। ये भी आपके एसएससी में आया हुआ सवाल है, आया हुआ सवाल है। बताएंगे जल्दी से क्या होगा भाई। सवाल है कि पहली 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 1234 संख्याएं हैं। पहली 1234 डैश संख्याओं का औसत 1234 ही है। भाई क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है पहली 1234 संख्याएं हैं, यानी कि पता है कैसे कैसे? संख्या 1 2 3 4 और ऐसे जाके 1234 तक पहली 1234 संख्याएं हैं, और कह रहा है कि इनका एवरेज 1234 ही है। जितनी संख्या उतना ही एवरेज। अगर मैं कहूं 1234 की जगह n लिख दूं, तो पहली n संख्याओं का एवरेज अगर n ही है, 1234 को n ही तो बोला मैंने, पहली n संख्याओं का एवरेज n है। ऐसा तो एक ही केस में होता है। कौन से केस में बच्चों? ऐसा तो एक ही केस में होता है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज n होगा, है ना भाई। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर अगर पहली 1234 का एवरेज 1234 ही है ना, तो भाई ये तो विषम संख्याएं हो जाएंगी, ये तो विषम संख्याएं हो जाएंगी। यहां इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऑड नंबर्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता दो, फिर हम टाइप चेंज करते हैं और क्रमागत संख्याओं की तरफ चलते हैं।
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की तरफ चलते हैं, फिर मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगला 1 घंटा आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी निकल गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ही। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहली 101 संख्याओं का, ये डैश है, पहली डैश 101 डैश संख्याओं का एवरेज 102 है, एक ज्यादा है। भाई अगर मैं यहां 101 की जगह n लिख दूं तो पहली n डैश संख्याओं का जो एवरेज है वो n+1 है। भाई 101 को n माना तो 102 क्या हो जाएगा, n+1। भाई पहली n डैश संख्याओं का एवरेज n+1 है, ये तो एक ही केस में पॉसिबल है। कौन सा केस मैंने लिखवाया था आपको बच्चे, यहां देखो, प्रथम n सम इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज n+1, एक ही केस है। कौन सा, सम प्राकृतिक संख्याएं, इवन नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों यहां आपका आंसर क्या होगा, सम प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर हुआ ना। ये 5 फॉर्मूले हैं, अगर सवाल बना तो इन्हीं से बनेगा। एसएससी ने बनाए हैं सवाल, इसीलिए मैंने ये टाइप अलग से आपको करा दिया है। ठीक है भाई, आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मैं आपको कराने वाला हूं, लगभग लगभग 15 से 18, 15 क्वेश्चन तो कम से कम है इसी क्रमागत संख्याओं पर, और मजा आएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप इन सवालों को कर दोगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम बड़ी होती है, मुझे सडनली याद आ गई। आप बच्चे बहुत मेहनत करते हो, एक बच्चे ने कमेंट किया था, उससे अभी याद आया मुझे, बहुत मेहनत करते हो, जी जान लगाते हो आप लोग मेहनत करने में, दिन रात एक कर देते हो, और फिर सडनली आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप फिजिकल मेडिकल, मेडिकल भी आप तो कैसे क्लियर करके या रुक जाते हो या क्लियर करके पहुंच जाते हो आगे, और फिर सडनली दूसरा मेडिकल होता है आपका डिपार्टमेंटल, और आपको कलर ब्लाइंडनेस के होते हुए बाहर कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा दुख कुछ नहीं हो सकता। तो बढ़िया है कि आप एक काम करो करो, कभी भी टाइम मिले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी आपके नज़दीक हो जाओ, और वहाँ से पर्ची कटवाओ। जो पर्ची वाला होता है ना, उससे बोलो कि मुझे आँखों के डॉक्टर को दिखाना है, 1 रुपए की पर्ची कटेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाना बेहतर रहेगा। सर प्राइवेट में भी दिखा सकते हो, वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, मैं तो आपका खर्चा बचवा रहा हूँ। तो 1 रुपए की पर्ची कटवाओ और जाओ आँखों के डॉक्टर के पास, उससे कहो कि भाई सर सर मेरी ना आँखों का विज़न चेक कर लो एक तो, और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस स्पेशल चेक कराना है मुझे, कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो फिर आप अभी अपने आप की तैयारी को स्विच कर दो, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाओ, क्योंकि यहाँ अगर आप रहोगे तो फाइनली आपको बाहर कर दिया जाएगा। और एसएससी जीडी बहुत स्पेशल ध्यान देता है कलर ब्लाइंडनेस वालों पर, ध्यान रखना ये बात, है ना। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, कैसे पता करें, जाओ हॉस्पिटल में पता कर लेना छुट्टी वाले दिन। भाई सबसे पहले मुझे बताओ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, क्रमागत। बच्चे क्रमागत संख्याएं होती हैं कि जब दो एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम रहे, दो आसन्न संख्याओं का जो अंतर है पूरी श्रेणी में समान रहे। मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन तो हम ढेर सारे करने वाले हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा क्या होती है। दो आसन्न दो आसन्न संख्याओं का अंतर पूरी श्रेणी में या श्रृंखला में, या फिर आप इसको श्रृंखला भी कह सकते हो, पूरी श्रृंखला में समान रहता है, तो वो संख्याएं क्रमागत कहलाई जाती हैं। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो डिफरेंस बिटवीन टू टू एडजेसेंट
numbers is same throughout द सीरीज, वो होता है आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यानी कि जब पूरी श्रृंखला में आपकी दो आसन एडजेसेंट जो सटे हुए नंबर्स रहते हैं, डिफरेंस सेम रहे, तो वो आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाए जाते हैं। अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, इनका एवरेज अभी आएगा, अभी एवरेज नहीं, पहले ये तो सीख लें कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता क्या है, फिर एवरेज हम देखेंगे, है ना। सर सर्जरी नहीं चल सकती, बच्चे कलर ब्लाइंडनेस की सर्जरी नहीं होती है, अगर आपको नॉर्मल विजन प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी चल जाती है, 1-2 महीने पहले करा लेना, चल जाएगी। देखो यहां पर ऐसे मत करना। वैसे अभी एक हमारा मित्र था, एक मेरा सीपीओ की तैयारी हम लोगों ने साथ में की थी, मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, उसका फिजिकल हो गया था, वो मेडिकल में पहुंचा, अच्छे नंबर थे उसके, वो लेज़र करवा के पहुंचा था, लेज़र सर्जरी होती है ना, तो वो करवा के पहुंचा, सब कुछ हो गया, लास्ट में एक आया कमांडेंट, सबको लाइन में खड़ा कर दिया और कहने लगा कि जिसने भी सर्जरी करवाई है ना वो अभी अलग हो जाओ, मैं मेरे पास ऐसी मशीन है कि मैं चेक करूंगा एक एक बच्चे की, और अगर सर्जरी कराया हुआ मुझे मिला तो मैं बहुत बड़ा केस करने वाला हूं उसके ऊपर। भाई डर गए जिन्होंने सर्जरी कराई थी, 1-2 निकल के साइड में खड़े हो गए, उनमें से वो मेरा मित्र भी था, जो दोस्त भी था, वो भी साइड में खड़ा हो गया, यार कहीं पकड़ ना ले। कुछ होने करवाई हुई थी, वो कॉन्फिडेंट थे, वो खड़े रहे, और फिर जो 2 खड़े रहे ना उनको रिजेक्ट करके भगा दिया, और उनमें से 3-4 ऐसे भी थे जो उन्होंने सर्जरी करवाई हुई थी लेकिन वो डरे नहीं, वो खड़े रहे, उनको कोई मशीन पसीन चेक नहीं कराई, वो सब पास कर दिए। ऐसे भी कॉन्फिडेंस आपका चेक करेंगे, तो ध्यान रखना बच्चे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हो सकती हैं, सक्सेसिव हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कोई संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 और ऐसे संख्या जाएंगी इन्फानाइट तक, ये प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या ये संख्या हमारी कॉन्जिक्यूटिव है, क्या ये संख्या हमारी क्रमागत है? आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा। भाई देखो डिफरेंस देखना जरा, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, भाई ये डिफरेंस तो एक 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 का चलता रहेगा, तो ये संख्या तो क्रमागत होंगी। भाई यही तो डेफिनेशन है कि डिफरेंस सेम रहना चाहिए। चलो मैं कुछ और लिखता हूं, 2 4 6 8 10, क्या ये संख्या क्रमागत है? आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा, तो भाई चेक करो जरा, यहां क्या जाएगा, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यस सर ये भी क्रमागत है। मैं कुछ और देता हूं आपको, मैंने लिखा 13 18 23 28 33, क्या ये संख्या क्रमागत है? जरा चेक करो भाई कितना डिफरेंस है, 5 का 5 का 5 का 5 का, यस सर ये भी संख्याएं क्रमागत हैं। ये एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं क्रमागत संख्याओं के। बच्चे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने कोई संख्या लिखी यहां पर 2 3 5 7 11 13, क्या ये संख्या क्रमागत है? यस और नो में जवाब देना, अपने दिमाग में देते रहो, आपको कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। डिफरेंस है 1, डिफरेंस है 2, अरे डिफरेंस तो अलग अलग हो गया, तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं है ही नहीं, ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ही नहीं, है ना। तो आपको पता चल गया कि जब संख्याओं का डिफरेंस समान होगा तभी वो संख्याओं को आप कॉन्जिक्यूटिव कहोगे, उन्हीं को ही आप क्रमागत संख्याएं बोलोगे। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आपको मैं लेकर चलता हूं कौन कौन सी संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव हो सकती हैं। बच्चे कौन कौन सी संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव हो सकती हैं? पहली प्रथम, या फिर अगर मैं ये कहूं कि लगातार, लगातार n प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्याएं, अब चाहे वो प्रथम हो, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, है ना, कॉन्जिक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स,
लिखेंगे इंग्लिश वाले, कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर्स, वही आपके आपके किस में आएंगे, क्रमागत संख्याओं में आएंगे। वो एक से भी शुरू हो सकता है, बीच में से कहीं से भी शुरू हो सकता है, वो सभी संख्याएं क्रमागत तो होंगी, है ना बच्चे। दूसरा क्या हो सकता है, लगातार, या क्रमागत भी वर्ड यूज कर सकते हो, लगातार एन, सम या फिर विषम, दोनों, सम या विषम प्राकृतिक संख्याएं। लगातार, लगातार एन, सम भी हो सकता है, विषम, कोई सा भी, और प्राकृतिक संख्याएं। बच्चे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3, 7, 9, 11, 13, ये प्राकृतिक है भाई, विषम है ना, ऑड नंबर है। ऐसे भी कह सकते हैं 6, 8, 10, 12, ऐसे भी संख्या चलेंगी, तो ये सम है, इवन है, ये भी हमारे क्रमागत में आएंगी, है ना। दूसरा क्या हो, तीसरा क्या फॉर्मूला, सॉरी स्टेटमेंट हो सकता है कि n के प्रथम, n के प्रथम m गुणज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, अब इस पे सवाल भी कराऊंगा मैं आपको। n के प्रथम m गुणज, है ना, m फर्स्ट m, फर्स्ट m मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट m मल्टीपल्स ऑफ n, ये भी आपके क्रमागत होंगे। इससे क्या मतलब है, सुनना, मैंने कहा n के प्रथम m गुणज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे, ये तो सब आप जान गए हो, ये जानना बहुत जरूरी है कि n के प्रथम m गुणज को भी हम क्या बोलेंगे, हम क्रमागत बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, n के प्रथम m गुणज का क्या मतलब है, टेबल पढ़े हैं, पहाड़े पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ओ सॉरी, हाँ इसको 5 कर लो है, सॉरी, 3, 5, 7 ऐसे, है ना, पहाड़े पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, वही तो मल्टीपल होते हैं बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 के प्रथम 3 गुणज, 5 के प्रथम 3 गुणज क्या होगा, तो 5 का पहला गुणज होगा 5 गुणा 1, दूसरा गुणज होगा 5 गुणा 2, तीसरा गुणज होगा 5 गुणा 3। भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये पहाड़े ही तो हो गए, टेबल ही तो हो गए, n के प्रथम n गुणज। एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 के प्रथम 3 गुणज, तो 5, 10, 15, क्या ये संख्या क्रमागत है, भाई सबका डिफरेंस 5 5 जा रहा है, सबका डिफरेंस जो जा रहा है वो 5 5 जा रहा है, तो बच्चे ये आपके क्या होंगे, ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे, ये आपके क्रमागत होंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि n के प्रथम m गुणज को हम क्या बोलेंगे, हम क्रमागत बोलेंगे। चलो ये तो अब आप सीखे कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है। अब स्टार्ट करते हैं एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना, टॉपिक डालेंगे एवरेज ऑफ, टॉपिक क्या है बच्चों, एवरेज ऑफ, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं चीजों को आपको मैं, अगर अब भी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई ना, तो मैं गारंटी लेता हूं दुनिया का कोई मास्टर क्लियर नहीं कर पाएगा, जितनी डिटेल में जाकर मैं आपको, और जितनी कम से कम स्पीड में मैं आपको समझा रहा हूं। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है भाई, हिंदी में डालेंगे क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, चलो देखते हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत, अभी तक तो हमने क्या सीखा, अभी तक तो हमने सीखा कि क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं। सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, क्या मैं तैयारी छोड़ दूं, हाँ बच्चे आप तैयारी छोड़ दो, एसएससी जीडी की, कोई एमटीएस वगैरह की या सीएचएसएल वगैरह की तैयारी आप देखो, जीडी की मत करो आप। देखो, क्रमागत संख्याओं का औसत दो तरीके से निकाला जाता है, दो तरीका, बड़ा ही सिंपल होता है।
बच्चे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां कोई क्रमागत संख्या लिख दूं, मैंने यहां पर लिखा 10, 11, 12, 13 और 14, मैंने ये संख्या लिखी, क्या ये क्रमागत है ना भाई? 10, 11, 12, 13, 14 ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत हैं। अब इनका जो एवरेज होगा, देखो एक तो वो सिंपल तरीका जो आपने सीखा है कि आपको मैंने ये संख्या दे दी और मैंने कहा इनका एवरेज बताओ। बच्चे आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, और आप किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका 60 आएगा सबका योग बटे 5। आप कहेंगे सर 12। एक तो ये तरीका है जो आप सीखे हुए हो, लेकिन बात कर रहे हैं हम क्रमागत की। भाई स्पेशल टॉपिक डाला है तो तरीका भी तो स्पेशल टॉपिक का तरीका भी तो स्पेशल होगा। क्या है वो स्पेशल तरीका, देखते हैं। बच्चे दो तरीके होते हैं ऐसे सवालों के एवरेज निकालने के, केवल क्रमागत, ध्यान रखना, ये मत करना सर हर में ऐसा करेंगे, केवल क्रमागत की मैं बात कर रहा हूं, है ना। एक तो होता है आपका फर्स्ट टर्म और ये होता है आपका लास्ट टर्म। एक तो आपका एवरेज निकालने का तरीका होगा, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। अभी आपने बेसिक तरीके से निकाला था ना, एवरेज कितना आया था? 12। ध्यान रखना 12 एवरेज है, हर तरीके से आएगा ये। बच्चे जरा करके देखना इससे, भाई पहला कितना है? 10 और लास्ट का कितना है? 14 बटे 2। तो 14 और 10 24 बटे 2, एवरेज कितना आ गया? 12 आ गया ना वही। और सुनो और सुनो और सुनो, पहले और लास्ट के संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर एवरेज आएगा, ये बात क्लियर हुई। और दूसरा तरीका है कि जो ये सेकंड नंबर है ना, ये और सेकंड लास्ट, इन दोनों से भी एवरेज आ जाएगा। शुरू से दूसरे नंबर की संख्या और अंत से दूसरे नंबर की संख्या को भी जोड़कर अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, 11 प्लस 13 बटे 2, तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 24 बटे 2 यानी कि 12। मजा आया? मैंने क्या बोला भैया? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दिए होंगे तो आप कहेंगे पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर सर 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। यही ध्यान में रखो। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि शुरू से दूसरी और लास्ट से दूसरी संख्या को जोड़कर भी 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपका एवरेज आ जाएगा। अब ये तो तरीका है एक, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका क्या होगा बच्चे? सेकंड मेथड जो होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, सेकंड मेथड पे भी बहुत सारे, इससे ही ज्यादा सवाल करेंगे। सेकंड मेथड जो है वो कहता है कि क्रमागत संख्याओं का एवरेज कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं का औसत जो होगा, एवरेज जो होगा, क्रमागत संख्याओं का एवरेज औसत हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होता है, बीचों बीच वाली संख्या होगा। बीचों बीच वाली संख्या ढूंढनी है और वही औसत बता देना है, यानी कि सेंटर मोस्ट नंबर विल बी द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या बोलेंगे? मिडल मोस्ट या सेंटर मोस्ट। अब आप देख रहे होंगे कि भाई संख्या जो है मेरे पास कौन कौन सी है बच्चे? संख्या है मेरे पास 10, 11, 12, 13 और 14। भाई सेंटर वाली संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। भाई सेंटर वाली संख्या फाइंड आउट करेंगे, आप एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसके इधर भी उतनी ही संख्याएं हो और इधर भी उतनी ही संख्याएं हो, और वो मिली आपको 12। 12 संख्या मिली ना सेंटर वाली, कि इधर भी 2 संख्याएं इधर भी 2 संख्याएं। और सवाल में मेथड में बोला है कि क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा
इसको हमेशा लिखना, हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होगा, और बीचों बीच वाली संख्या है 12। बीचों बीच वाली संख्या क्या है? 12। और अगर हमें कहीं बीचों बीच वाली संख्या ना मिले तो क्या करें? चलो वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। बच्चे अगर मैं यहां संख्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 12, 14, 16 और 18। अब मैं आपसे कहूं कि जरा एवरेज बताना, मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों यहां औसत बताओ, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे 12 और 18 30/2। क्या बोलेंगे बच्चे? 30/2, यानी कि 15 आपका एवरेज आ गया। बहुत स्पीड से आपने बोल दिया, बहुत स्पीड से आपने बोल दिया। अब यहां पर मुझे बड़ी दिक्कत होगी सेंटर वाली संख्या निकालने की। बच्चे सेंटर वाली संख्या क्या 14 हो सकती है? नहीं, क्योंकि इधर 1 रहेगी, इधर 2 रहेंगी। क्या 16 हो सकती है? नहीं, इधर 1 संख्या, इधर 2। तो मतलब 14 और 16 के बीचों बीच कोई संख्या होगी, बीचों बीच। बच्चे 14 से तो बड़ी और 16 से छोटी एक ही संख्या है 15। भाई यहां से भी 1 का डिफरेंस, यहां से भी 1 का डिफरेंस, तो आपका एवरेज हो जाएगा 15, और यहां से भी आपने 15 निकाला था। लेट सपोज एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, उसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। मैंने लिखा 23, 24, 25 और 26। जल्दी से मुझे औसत बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 और 3 9, 2 और 2 4, 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। सर एवरेज आ गया 24.5। तरीके नंबर 1 से। तरीका नंबर 2 मैंने कहा कि बच्चे यहां कहीं आपका एवरेज होगा, होगा कि नहीं? तो 24 से बड़ी संख्या और 25 से छोटी बीचों बीच वो आएगी 24.5। भाई 24 से 0.5 का डिफरेंस है और 25 से भी 0.5 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर वही आ गया ना 24.5। तो दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं प्रथम प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जल्दी से बता दो, फिर सवाल ही सवाल है, फिर तो पीडीएफ के सवाल करने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जल्दी से मुझे इस सवाल का उत्तर बता दो। प्रथम 20, फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया आपको, है ना, n+1/2, वो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। अब देखना, यहां हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर से इस सवाल को करेंगे। बच्चे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3, और ऐसे चल के संख्या जाएगी 20 तक। जाएगी कि नहीं? जाएगी ना। तो प्रथम 20 प्राकृतिक नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 से चल के 20 तक गाड़ी रुकेगी। और आप जानते हैं इस बात को कि जो ये क्रमागत संख्याएं हैं ना, लिखवाया भी है मैंने, तो आप जानते हैं कि जो इनका एवरेज होगा वो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो प्यारे बच्चों एवरेज आपको मिल जाएगा। कितना आएगा? आप कहेंगे सर 10.5। कितना आ जाएगा? 10.5। सवाल को चेंज करूं? चलो मैं इसी सवाल को चेंज कर देता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। बताओ, मैंने लिखा प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। तो अब जो कहानी होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब कहानी 1 2 3 4 5 6 से चल के कहां तक जाएगी प्यारे बच्चों? वो जाएगी 99 तक। अब भी आप जानते हैं कैसे करना है। पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है बस। भाई 100/2, आपका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर आएगा 50। बिल्कुल करेक्ट जवाब।
50। मजा आया? आगे चले। चलो, अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। बहुत सारे सवाल हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं, अब है ना, अब देर नहीं लगानी है। जल्दी से बता दो, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का एवरेज। जिसने गलत बताया उसकी कुटाई होगी। पानी डालना भाई इसमें। हम्म। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर हो गया सवाल, तो गलत बता रहे हो आप लोग। बच्चे, सबसे पहले आप जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। जीरो, एक, दो, तीन और ये इन्फानाइट तक जाएंगे। दिस इज कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। यही तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स होते हैं भाई, है ना? तो आपसे बोला है प्रथम 15। आप पता है क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो 1+15/2। 8 आप आंसर बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो। मैंने जानबूझकर ये सवाल दिया था, मुझे पता था आप लोग गलत करोगे। ये गलत है तरीका, ये सवाल का आंसर ही गलत है, 8 आंसर ही नहीं है। बच्चे, 15 पूर्ण संख्या है तो स्टार्टिंग कहां से होगी? जीरो से, फिर एक, फिर दो, और संख्याएं 15 तक नहीं जाएंगी, संख्या 14 तक रुक जाएंगी। 14 तक संख्याएं रुक जाएंगी। बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं प्रथम 15 की जगह मैं कहूं तीन पूर्ण संख्याएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जीरो, एक और दो। हो गई ना तीन पूर्ण संख्याएं। भाई, आप ये थोड़ी कहोगे जीरो, एक, दो, तीन, ये तो चार संख्याएं हो गई। तो आप कहेंगे जीरो, एक और दो, ये हैं प्रथम तीन पूर्ण संख्याएं। तो अगर आपसे कहेगा प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं, तो जीरो से शुरू होकर 14 पर खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर एक से शुरू होता तो 15 तक जाता, वो जीरो से शुरू हुआ है तो 14 तक ही जाएगा। अब आपका एवरेज जो होगा वो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये गलती कभी नहीं करना है। ये सवाल करेंगे जरा, जल्दी से बताओ सवाल का उत्तर। 21 से 39 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 21 से 39 तक, यानी कि संख्या 21 से शुरू होंगी, फिर 22 और फिर स्टार्ट लास्ट कहां जाएगा? 39 तक। और प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है 21 से 39 तक। तो भैया एवरेज क्या होता है? बच्चे, आप जानते हैं पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या और बटे दो। कितना सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपने, है ना? 21 से 39 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबका औसत। अब आप या तो सबको जोड़ो और फिर डिवाइड करो कितनी संख्या है, या फिर आप पहली संख्या उठाओ और लास्ट की उठाओ, जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर ये आ गया 60/2, और आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा 30। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। चलो एक सवाल और देता हूं। ये सवाल करना जरा, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे। प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में, 6 के पहले 8 गुणजों का औसत बताएंगे।
जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या होगा उत्तर। भाई आप कहेंगे कि सर प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणज, ये लिखवाया था ना मैंने, n के प्रथम n मल्टीपल्स लिखवाया था ये, है ना। तो उसने कहा 6 के पहले 8 गुणज। बच्चे 6 का पहला गुणज क्या होगा, 6 गुणा 1। दूसरा गुणज क्या होगा, आप कहेंगे 6 गुणा 2। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और उसने 8 गुणज तक बोला है। तो प्यारे बच्चों 8वां गुणज क्या होगा, वो होगा 6 गुणा 8। और ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 6 8 48। तो भाई जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे 54/2 यानी कि 27, और ये आपका बड़ा ही प्यारा सा आंसर है। अगला सवाल चैलेंज है आपके लिए, इसका उत्तर जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। सत्रह के पहले गैर शून्य गुणकों का औसत। भाई पहला देख लो और लास्ट का देख लो। 17 का पहला क्या होगा, 17 गुणा 1। दूसरा क्या होगा, आप कहेंगे 17 गुणा 2। और भाई ऐसे करके सातवां क्या होगा, 17 गुणा 7, है ना। तो पहला क्या होगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और ये जाएगा 17 सत्ते 119 तक। तो एवरेज जो होगा वो होगा 17 प्लस 119 और बटे 2। भाई पहली संख्या और लास्ट की संख्या को उठाकर 2 से डिवाइड कर देना है। 9 और 7 16, एक और एक 2, और एक 3, 136/2। तो ये जाएगा 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। आपका आंसर कितना आएगा, 68। बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। ये सवाल करेंगे जल्दी से, ये करो पहले, ये करेंगे पहले कि प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत। 6 के पहले 8 गुणजों का औसत मेंसुरेशन बच्चे सबसे लास्ट में करेंगे। अब इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, फिर बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा उसी में ही है। फिर हम पढ़ेंगे एसआई, सीआई, और फिर मेंसुरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। देखो प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणज। बच्चे 6 का पहला गुणज क्या होगा, 6 गुणा 1। ये तो कर लिया ना, ये तो हो गया सवाल। 27 ये हो गया ना सवाल, हाँ ये हो गया है सवाल। ये सवाल करो, ये वाला 10 से 35 तक पूर्णांकों की 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 से 35 तक पूर्णांकों की 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 10 टू 35। दस से 35 तक 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बच्चे 10 से शुरू होने वाली 5 से विभाजित पहले 10 ही है। भाई 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, और फिर 35 है। लो ये मैंने सारी संख्या लिख दी, 10 15 20 25 30 और 35, ये सारी संख्या मैंने लिख दी। और फिर कह रहा है इनका एवरेज बताना है। बच्चे एवरेज होता है पहली संख्या या लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर बीच की कोई संख्या उठा लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। 10 प्लस 35/2, आप कहेंगे 45/2 यानी कि 22.5। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, आंसर आपका 22.5 ही होगा।
क्या होगा 22.5। भाई मैंने लिख दिया ना, 10 से 35 तक के पूर्णांकों की 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से डिविजिबल हो। तो मैंने लिख दिया 10 से 35 तक की सारी, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और तो कोई नहीं है ना, और तो कोई नहीं है। तो आप कहेंगे सर पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 22.5 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलो, वेरी गुड, चलते हैं आगे। ये सवाल करो अब। बताएंगे जल्दी से उत्तर इसका। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से रेशियो क्या होगा। बताएंगे जल्दी से क्या होगा। एज वाला चैप्टर भाई रेशियो में करा तो दिया मैंने, बाकी जो उसका जो वैसा दूसरा टाइप है वो आपका उसमें बनता है रीजनिंग में, वो राहुल सर ने करा दिया है, मेरी बात हो चुकी है उनसे। सर आपने पिछली क्लास में ऐसा क्यों बोला कि आप राहुल सर से सीखते हैं जबकि आप खुद एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं है बच्चे, सीखने को तो कहीं से भी आप सीखो। आमिर खान वाली मूवी नहीं देखी आपने, ज्ञान हर जगह बट रहा है, कहीं से भी सीखो। राहुल सर सीनियर है मेरे, बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर है मुझसे, 4-5 साल ज़्यादा उनको अनुभव है। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं उनसे हेल्प ले लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसमें बुराई क्या है, आप क्यों परेशान होते हो, आपको पढ़ने से मतलब है कि नहीं। मतलब फालतू की राजनीति में टांग अलझानी अपनी, कूट दूंगा बता रहा हूँ, ये ध्यान दे लो सवालों पर। देखो, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात बताना है ना। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत अलग से लिखेंगे बच्चे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गई ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई कि नहीं। यस। अब इनका एवरेज कॉन्जिक्यूटिव की तरह मत निकालना, कॉन्जिक्यूटिव की तरह इनका एवरेज मत निकालना, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा। 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 13, 28 और 13 होता है आपका 41, और 17 होता है 58, 58 और 19 होता है आपका 77। तो 77 बटे और कितनी संख्याएं हैं, 8, 8 है। अब कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बच्चे 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो कितना होगा, 11 होगा। 10 सम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, n+1, यानी कि 11 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला लिखवाया है ना मैंने आपको। यस। तो बच्चे आप कहेंगे 77/8 रेशियो 11। भाई ये 8 उधर जाएगा तो 77/11 इंटू 8, तो 11 से जाएगा 11 सत्ते 77, आपका आंसर आ जाएगा 7-8 का। कितना आंसर आ गया, आप कहेंगे 7/8, बिल्कुल सही है। का बोलत पानी, ठीक बा। आगे चलें, चलो कुछ अलग टाइप के सवाल देखते हैं इसी में। अभी तो क्रमागत चलेगा भाई, क्रमागत ही चलेगा। चलो जल्दी से 5-6 सवाल और कर लो, बस ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको, 5-6 सवाल ही कराऊंगा। दिलीप जाधव कह रहे हैं हे। हेलो दिलीप, क्या हाल है, बताओ, सब मजे आ रहे हैं। पेन रख दो एक तरफ, कॉपी रख दो, और मैं और तुम बातें करते हैं, चैट करते हैं।
ये कह रहा है कि सर आप राहुल सर की तारीफ करते हो और वो आपकी। यही तो है। महीने के अंत में मैं उनको 10,000 रुपए देता हूं और वो मुझे 10,000 रुपए देते हैं इस काम के। देख लो अब कितने कमाई कर रहे हैं हम लोग। वो 10,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं और मैं भी 10,000 ज्यादा कमा रहा हूं। इसी काम के ही हम लोग एक दूसरे को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं भाई, कि आप मेरी तारीफ करो और मैं आपकी तारीफ करूं। देखो, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48। अब इन सवालों में बड़ा मजा आएगा आपको। इन सवालों में ही ज्यादा मजा आपको आने वाला है। उसने कहा कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। बच्चे कितनी संख्याएं बोली है? 8। अब सुनो, जो औसत होता है क्या वो बीचों बीच वाली संख्या होता है कि नहीं? जो एवरेज होता है क्या वो सेंटर वाली संख्या होता है? यस। उसने कहा 8 संख्याएं हैं, उनका विषम है, ऑड है, और उनका एवरेज 48 है। बच्चे सबसे पहले 8 संख्याएं बोली है ना, 8 लाइन खींच दो। 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लाइन खींच दी। अब देखना, अब उसने कहा कि मैं कह रहा हूं आपको ये सवाल सवाल से लगेंगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं सवाल से। 8 संख्याएं हैं ना, एवरेज जो होगा बीचों बीच वाली संख्या होगा। इसके इधर भी 4 संख्याएं और इसके इधर भी 4 संख्याएं, हो गया ना बीचों बीच वाली संख्या। अब बच्चे उसने कहा एवरेज 48 है, तो इसको यहां टिका दो। आपको ऐसा लगेगा कोई ना बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं हम, कोई कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा आपको, डोंट वरी। बच्चे 8 संख्याएं हैं, मैंने 8 लाइन खींच दी। उसने कहा औसत 48 है, तो वो बीचों बीच वाला मैंने टिका दिया। इधर भी 4 संख्याएं, इधर भी 4 संख्याएं। अब मुझे बताओ बच्चे, उसने बोला है विषम, उसने बोला है ऑड नंबर। तो अगर अगर 48 है तो 48 से अगली विषम, 48 तो आपका एवरेज है, 48 से जस्ट अगली विषम संख्या होती है 49। विषम नंबर, ये मत कहना क्या होता है सर, उठा के पटक दूंगा, सच बता रहा हूं। 49 से अगली विषम संख्या 51, 51 से अगली विषम संख्या 53, 53 से अगली 55। 49 से पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 47, 47 से पहले 45, 45 से पहले 43 और 43 से पहले 41। ये 8 संख्याएं मिल गई आपको, ये 8 संख्याएं आपको मिल गई कि भाई यहां पर 48 सेंटर में रखा, इधर भी 4 संख्याएं, इधर भी 4, क्योंकि टोटल 8 संख्या थी। 48 से अगली विषम ऑड नंबर 49, फिर 51, 53, 55। 49 से पहले 47, 45, 43 और 41। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है ना। उसने कहा 5वीं और 7वीं का योग बता दो क्या होगा। बच्चा 5वीं संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5। 5वीं संख्या ये रही, 6 और 7। 7वीं संख्या ये रही। आपसे इन दोनों का योग पूछा है, तो बच्चों ये आएगा 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 1 10। आपका आंसर कितना आएगा भाई? 102। बिल्कुल सही है। कुछ करना पड़ा आपको, कितना मजा आ गया यार, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, जल्दी से ये आंसर और बता दो मुझे। कौन बताएगा? धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, जो धक्का मुक्की करेगा उसमें लठ कूट दूंगा मैं, देख लो अब तुम, जो धक्का मुक्की करेगा। जल्दी से बताओ। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 26 है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस बता दो क्या होगा। बच्चों संख्या कितनी है? आप कहेंगे 6 संख्याएं हैं सर, तो 6 डैश लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6।
मैंने 6 डैश बना दिए। अब उसने कहा भाई एवरेज है 26 और एवरेज जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा, बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होगा, कहीं यहां पर होगा 26। बच्चे इसके इधर भी 3 संख्या और इधर भी 3 संख्या, मैंने बताया ना सेंटर वाली। अब आपसे कहा है विषम नंबर है, तो 26 से अगला विषम है 27, फिर 29, फिर 31। ये विषम संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव। 27 से पहला कौन सा है? 25, 23 और 21। ये सारे 6 के 6 विषम संख्या आपको मिल गए। मिल गए कि नहीं? आपसे कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस। बच्चे 21 और 31 का डिफरेंस कितना है? 31 माइनस 21, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 10। बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, मजा आया? आगे चलें। चलो अगला सवाल, जल्दी से आंसर बता दो मुझे क्या होगा। सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल क्या होगा? धक्का मुक्की नहीं चलेगी, धक्का मुक्की तो बिल्कुल करना ही नहीं है, है ना? बिल्कुल सिंसियर बच्चों की तरह आंसर बताना है। 5 संख्याएं है ना, तो 5 लाइन खींच दो। 5 खींच दी। अब उसने कहा एवरेज है भाई कितना? औसत है 33। और औसत क्या होता है? बिल्कुल सेंटर वाली संख्या, जो कि यहां पर आ जाएगा। इसके इधर भी 2 संख्याएं, इसके इधर भी 2 संख्याएं। 33 आ गया ना एवरेज। अब 33 से अगली संख्या कौन सी है? 35 है। 35 से अगली संख्या कौन सी है? 37 है। 33 से जस्ट पहले कौन सी है? 31। और 31 से जस्ट पहले कौन सी है? आप कहेंगे सर 29 है कि नहीं? यस। अब आप मुझे बताओ कि उसने पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल। बच्चे 29 गुणा 37 आपसे पूछा है। इन दोनों का यूनिट डिजिट चेक कर लो। 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आना चाहिए। यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, केवल यहीं पर है। तो गुणा कर कर क्या मिलेगा? 1073। यूनिट डिजिट भूल गए कि नहीं भूले हो? नहीं भूले हो ना? तो आप जानते हैं 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 3 है। तो यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया आपका। ये भूलना नहीं है, ये तो चाबियां हैं। मैंने बताया था ना तब, सवालों की कैलकुलेशन को आसान बनाने की चाबियां हैं। ये सवाल बताओ जल्दी से। सवाल कहता है 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है 11/2। 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है? 11/2। इन पूर्णांकों में से सबसे छोटी 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? बच्चे 10 संख्याएं हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो औसत होगा कहीं बीचों बीच होगा। इधर भी 5 संख्याएं और इधर भी 5 संख्याएं। बच्चे अगर औसत 11/2 है, उसने कहा पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक होने चाहिए, तो 11/2। 11/2 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 5.5, 5.5, है ना? तो बच्चे 11/2 ये है 5.5 से अगली संख्या कौन सी होती है? 6 होती है। फिर 6 से अगली संख्या 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 6 से पहली संख्या कौन सी है? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये सारी संख्याएं आपको मिल गई। क्रमागत पूर्णांक बोले थे उसने, है ना? तो बच्चे 11/2 का मतलब 5.5। तो 5.5 से अगला पूर्णांक इंटीजर कौन सा है? आप कहेंगे सर 6 है। और फिर तो अगर 1 मिल गया, सारी सीरीज आप निकाल दोगे। 6 मिल गया ना, 7 8 9 10, 5 4 3 2 1, सारी संख्या निकाल दी आपने।
है ना। आपसे बोला सबसे छोटी चार का औसत बता दो। प्यारे बच्चों, सबसे छोटी चार संख्याएं कौन सी हैं? ये रही, 1, 2, 3 और 4। औसत क्या होता है? पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5/2। आप कहेंगे सर 2.5 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2.5 आ गया। वेरी गुड, कुछ था ही नहीं सवाल में, है ना भाई। चलो अगला सवाल, ये सवाल करो जल्दी से, क्या होगा? आप कहेंगे 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है 27/2। 27/2, इनमें से सबसे बड़े चार पूर्णांकों का औसत। भाई 8 है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। एवरेज जो होगा बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होगा। ये कितना है? 27/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13.5 है। बच्चे 13.5 से अगला पूर्णांक कौन सा है? 14। और एक मिल गया ना, सब निकाल दो भैया। ये कितना आएगा? ये आएगा 15, 16, 17। ये कितना आएगा आपका? 13, 12, 11 और 10। क्या बोल रहा है? सबसे बड़े चार पूर्णांक ये रहे चार, कौन कौन से? 14, 15, 16 और 17। इनका एवरेज बताना है ना, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर 15 और 16 के बीच में 15.5 आप कह सकते हो, है ना। तो 14 प्लस 17/2, ये जाएगा 31/2, यानी कि 15.5। आंसर क्या आएगा? ये रहा डी। हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, आप लोग अब एडवांस हो चुके हो। 15 और 16 के बीच की संख्या 15.5, डायरेक्ट आप आंसर कह देते। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सवाल करेंगे, जरा जल्दी से बताएंगे मुझे क्या होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, बस फिर खत्म। 2 सवाल और ओवर, ठीक है। तो उसने कहा 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, सबसे छोटी संख्या। अरे ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एवरेज जो होता है बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होता है। इधर भी चार संख्याएं, इधर भी चार संख्याएं। क्या दिया हुआ है बच्चे? 20। और क्रमागत संख्याएं हैं, ना तो सम बोला है ना विषम, ओनली क्रमागत संख्याएं। तो 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23 और फिर 24। 20 से पहले 19, 18, 17 और 16। क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या। अरे वो तो 16 होगी भाई, सबसे छोटी तो 16 होगी। वेरी सिंपल। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कुछ बताऊंगा इसमें। बच्चे 21 संख्याओं का एवरेज 53 है, तो कह रहा है कि 21 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि 21 लाइन खींचना आपके लिए थोड़ा सा टफ टास्क आप कह सकते हो। 21 लाइन खींचना है ना, थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप हो जाएगा, और कहां तक 21 लाइन खींचते फिरे भाई हम, है ना। लेकिन आप जानते हो कि 21 अगर संख्याएं हैं तो एवरेज होगा कहीं सेंटर में, है ना। और वो कितना है? 53। तो इसके इधर भी 10 नंबर होंगे, 10 नंबर्स होंगे नहीं भैया। और इसके इधर भी 10 नंबर्स होंगे भाई, तभी तो 21 बने। 10 और 10 20, और एक संख्या ये 21। ये तो आप जानते हो कि नहीं कि 21 अगर संख्याएं हैं तो एवरेज सेंटर में होगा, और 10 संख्याएं इधर, 10 संख्या इधर। यस, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपसे कहा कि सबसे छोटी संख्या, बच्चे एवरेज है 53। अब क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस कितने का होता है? एक एक का होता है कि नहीं भाई। ये अगर 53 है तो इससे पहले वाली संख्या 52 होगी, फिर 51 होगी, और ऐसे संख्या चलती चली जाएंगी। सबसे छोटी संख्या पता है क्या होगी? लीस्ट नंबर जो होगा, लीस्ट नंबर जो होगा, आपको 53 में से 10 घटाना है, 43।
ये आपका आंसर है भाई। 10 संख्या है ना, तो एवरेज में से 10 घटा दो, सबसे छोटी संख्या के पास पहुंच जाओगे आप। हो गया सवाल। अगर सबसे बड़ी संख्या निकालना होता तो 53 में 10 जोड़ देते। डिफरेंस एक एक का ही तो है भाई, क्रमागत विषम और सम नहीं बोला उसने, जस्ट एक एक का डिफरेंस है। तो 10 संख्या है तो 10 का डिफरेंस होगा, तो 10 घटा देंगे तो 43 जो होगी 43 आपका सबसे छोटी संख्या होगी। ये सवाल करो जल्दी से, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताएंगे बच्चे, क्या होगा? भाई आप कहेंगे 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, सबसे बड़ी संख्या। बच्चे 47 का मतलब है एक संख्या तो सेंटर में होगी जो एवरेज है 99। अब 47 में से एक संख्या तो यहां लिख दी, बची कितनी? 46। इधर भी 23 नंबर होंगे और इधर भी 23 नंबर होंगे, है ना भाई। 23 और 23 46 और एक संख्या ये 47 हो गया ना। आपसे कहा सबसे बड़ी संख्या। बच्चे अगर आपको सबसे बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट नंबर निकालना है, हाईएस्ट नंबर निकालना है तो 99 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 23 ऐड करना पड़ेगा। 9 और 3 12 और 9 और 2 11 और 1 12। आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा 122। कर दें खत्म क्लास को? आप कहते हो तो कर देते हैं। चलो ये थोड़ा सा क्रमागत वाला सीन बन गया। अब यहां पर आपकी 2 क्लास एवरेज की हो चुकी हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। जल्दबाजी और जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर हम कल ना भी हो पाया तो एक क्लास और रख लेंगे, वो इन केस वाला केस बन जाता है। मोस्टली मुझे लग रहा है कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।